हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है वीकली एसेज में। ये हमारा पार्ट 1 है। इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप चलो पढ़े पे जा सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे आप पीडीएफ के लिए जा सकते हैं कि अगर टाइम नहीं है सीधा पीडीएफ खोल लो। यूट्यूब का ये लिंक है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा ये लेके आने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम बैंकिंग के जो मेंस के कुछ ऐसे होते हैं जो लिखने में प्रॉब्लम आती है तो हम समझें वो लिखने कैसे हैं। एंड यूपीएससी के सीएपीएफ के भी एस्पिरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है कि कोई अगर बुक लें उसमें बहुत फैंसी लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ होता है, उसके वर्ड्स वोकेबलरी कितने हार्ड होते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें तो ऐसे लिखना आता ही नहीं है। और अगर आप जिन लोगों को क्लियर होता है वो बड़ा मॉडरेट लेवल का ऐसे लिख के कि बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं, तो हम समझने की कोशिश करते हैं हमें असल में चाहिए क्या। मैं आपको कोई एक इंग्लिश टीचर के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ा रहा। मैं एक बहुत नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट पेपर देने जा रहा है, वो कैसे लिखेगा अपना ऐसे उस हिसाब से करेंगे। ये 3 टॉपिक मैंने लिए हैं अलग अलग वजह की वजह से। पहला टॉपिक है फ़िलोसफिकल, कि आजकल मैं बहुत सारे ऑफिसर लेवल पे देख रहा हूँ फ़िलोसफिकल एसेस का ट्रेंड राइज हो रहा है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो। दूसरा ये सीएपीएफ के पेपर में ही टॉपिक आया था ई वेस्ट के रिलेटेड। तीसरा मैंने बैंकिंग मीन्स के हिसाब से लिया है राइजिंग प्रॉब्लम ऑफ एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। ये टॉपिक अभी न्यूज़ में था, आरबीआई डेप्टी गवर्नर ने स्पीच भी दी है थोड़े इस टॉपिक के रिलेटेड, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के बारे में। तो ये सारी चीज़ें रखते हुए मैं ये ऐसे ले आया हूँ। तो हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको कोई ऐसे आपको लगता है आपके पेपर में फ़िलोसफिकल तो आता नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट थोड़ी सी वीडियो आगे जा सकते हैं। या सिर्फ आप बैंकिंग का देखने हैं तो आप बिल्कुल ही 2 ऐसे स्किप कर दें। इन्वायरमेंट वाला फिर भी देख लें, कोई इन्वायरमेंट टॉपिक हर एक एग्ज़ाम में राइजिंग है, कोई इंडिया बहुत एक्शंस ले रहा है इस वजह से। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं तो कहूँगा तीनों ऐसे देखें ताकि हम समझें कि आखिर हमने लिखना कैसे होता है। तो ये हमारा पहला टॉपिक है, अ सर्टेन डार्कनेस इज़ नीडेड टू सी द स्टार्स। अभी लाइन बहुत सिंपल है। हाँ, आपको इसको लिटरली देखोगे तो ये क्या कहती है कि भाई रात को अंधेरा होता है और तारे तभी दिखेंगे अगर कुछ अंधेरा है। ऑफकोर्स फिलोसफिकल ऐसे है तो इतना सीधी बात तो होगी नहीं। फिलोसफी वाले ऐसे जितने टफ होते हैं ना, आप देखोगे अगर आप अराउंड 10 to 15 ऐसे भी लिख लेते हो आपको इतना ईजी लगने लगेगा ये। आप कहोगे कोई और टॉपिक ना आए, फिलोसफी का ही आए। इनका लिखने का तरीका ये होता है कि इन लाइंस को हमने तोड़ना होता है, इन वर्ड्स को हमने तोड़ना है कि ये कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद एक एक वर्ड के साथ आप क्या फीलिंग एसोसिएट कर पा रहे हो या आपने क्या सुना है, बस वहीं से सारा आपका ऐसे निकलेगा। आप अगर पहला वर्ड देखो डार्कनेस, डार्कनेस से आप क्या क्या रिलेट कर पाते हो भाई। डार्कनेस से हम रिलेट कर पाते हैं नेगेटिविटी को, डार्कनेस से कुछ बुरी बात, कुछ गलत बात, या अंधेरा या मुश्किलें, चैलेंजेस, एडवर्सिटीज़, ये सारी चीज़ें देखते हैं कि ज़िंदगी की जितनी मुश्किलें हैं या कुछ बुरी चीज़ें हैं वो डार्कनेस, इस वर्ड से तो हम यही रिलेट कर पाते हैं। दूसरी जगह अगर हम वर्ड देखें स्टार्स, स्टार से हम क्या रिलेट कर पाते हैं। स्टार्स तो होते हैं भाई चमक, ओके, मतलब एक सुंदरता, ब्यूटी रिलेट कर पाते हैं। और अगर हमने यहाँ पे कहा था कि डार्कनेस चैलेंज है और स्टार्स अगर उसका उल्टा कॉन्ट्रास्ट देखा है तो चैलेंजेस का उल्टा हम देखेंगे इनको ओवरकम करना। एक क्या होगा आपकी अचीवमेंट्स, अगर आप किसी चीज़ में सिलेक्ट हो जाते हैं जिसके आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक तरह से आप स्टार बन गए हैं। तो एक अचीवमेंट, एक दिमाग की क्लैरिटी, एक चमक, एक विजडम, एक नॉलेज, कुछ ऐसी चीज़ें एसोसिएट कर पाते हैं। बस यही चीज़ को हमने थोड़ा सा रिफ़ाइन करना है, कुछ 2-4 महान लोगों के एग्जाम्पल देने हैं और एक फ़िलोसफिकल ऐसे हो जाता है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे इस सीरीज़ में, मैं गारंटी देता हूँ अराउंड 10th ऐसे के बाद या फ़िलोसफिकल ऐसे में बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आपको वो याद हो जाएंगे कुछ महान लोग और उनकी बातें जो हर जगह हम बार बार लिख सकते हैं, बस हल्का सा चेंज करके, जैसा ऐसे का टॉपिक है। अब हम इसको शुरू करते हैं, अब देखते जाना। बीच बीच में कुछ जो अच्छे वोकेबलरी के वर्ड है वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। बाकी आप इसको इतनी फैंसी इंग्लिश में भी करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल इंग्लिश में लिख के आओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला क्या है, फ्रेज़, हमने फ्रेज़ लिख दिया, जो भी ऊपर ये लाइन थी एक फ्रेज़ था, एक कोट्स था। ये एक मेटाफर की तरह है, एक कहावत सी है कि जो हमें बताता है इंसान के एक्सपीरियंस के बारे में, उसकी पर्सनल ग्रोथ के बारे में। डार्कनेस जो हमने बात करी थी वो चैलेंजेस के बारे में बताता है, और जो स्टार है वो विजडम।
तो सीधी बात है कि ज़िंदगी में कोई भी महान आदमी हुआ है जिसने कुछ भी अचीव करा है, उसके सामने बहुत चैलेंजेस आए हैं। तो हम मुश्किलों को ऐसे ना देखें कि हमारी ख़राब किस्मत है या हमारे साथ क्यों हुआ, हम देखें एक स्टेपिंग स्टोन है, एक ये लैडर है। इस पौड़े पे हम पैर रखें और आगे बढ़ते जाएं। तो डार्कनेस भी थोड़ी ज़रूरत है तारे देखने के लिए। तो ज़िंदगी में मुसीबतों की भी ज़रूरत है ताकि उन्हें ओवरकम करें और आगे कुछ अचीव कर सकें। तो इसी बात को हम अलग अलग हिस्ट्री के एग्जाम्पल से लेके, मैंने यहाँ पे अराउंड 1000 वर्ड में ऐसे लिख रहा है, आपके पेपर में शायद 400 वर्ड्स का ही आए। तो हमने एक्स्ट्रा ही बात लिखी है जिसमें से अगर आपको 1/3 याद रह जाए तो आपका बात सही हो जाएगी। पहला यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक पोएट हो यहाँ हारुकी। वो कहते हैं एक तूफ़ान, समझ लो एक समुद्री तूफ़ान है, आप शिप के कैप्टन हो या आप शिप पे वैसे ही सवार हो, वो एक तूफ़ान में फंस गई है। तो वो आपको याद नहीं रहेगा कि वो स्टॉर्म कब ख़त्म हुई थी कब नहीं, आपने कैसे सरवाइव करा, क्या क्या करा। पर एक बात जो पक्की है कि जो इंसान उस तूफ़ान में से बाहर आएगा, उस तूफ़ान में गया हुआ इंसान, दोनों एक अलग इंसान होंगे। वो वैसे फिजिकली चाहे वो हो, पर वो मेंटली बहुत चेंज हो चुका होगा, वो बहुत मैच्योर हो चुका होगा। तो ये लाइन हमें हारुकी के ये बताने की कोशिश कर रही है, अंडरस्कोर कर रही है कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन की पावर होती है एक हार्डशिप की। कोई इंसान हार्डशिप को एंड्योर कर जाए, सह जाए, वो पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो हारुकी के कोट से हमने एक थोड़ा सा अपने ऐसे को सपोर्ट करा कि हार्डशिप जो कोट था उसी बात को हमने किसी और एग्जाम्पल से घुमा के अपनी बात लिख दी। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, लिटरेचर। लिटरेचर इज रिप्लीट विद सच एग्जाम्पल्स, इट इज़ फिल्ड, रिप्लीट है मतलब भरी पड़ी है, एग्जाम्पल्स कम नहीं है। चाहे जेके रोलिंग ले लो, चाहे जेके रोलिंग की लिखी हुई किताब हैरी पॉटर ले लो, आप ये ऐसा एनेक्टोड आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप एनेक्टोड होता है एक तरफ से कोई एग्जाम्पल सा देना, आप अपनी पर्सनल लाइफ से भी देना चाहो, बिल्कुल सही रहता, बहुत अच्छा रहता। तो यहाँ हैरी पॉटर की कहानियों में था, वो एक बच्चा था जिसने बहुत छोटी उम्र में अपने माँ बाप खो दिए और सारी ज़िंदगी उसके ऊपर एक मौत का डर बैठा रहा। उसके बावजूद उसने ये सारी मुश्किलों को ओवरकम करके उस बहुत ही एक करेजियस और एक कंपैशनेट लीडर बना। दूसरी जगह इस कहानी को लिखने वाली जेके राउलिंग, उन्होंने खुद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, पावर्टी ये सब करा, पर वो फिर भी लिखती रहेंगी, कभी ना कभी मेरी किताब छपेगी और एक राइट ऑडियंस तक पहुंचेगी। तो हमने देखा है इन्होंने इतनी ज़्यादा, जो जेके राउलिंग की किताब कोई भी नहीं हो सकता जिसने हैरी पॉटर का नाम ना सुना हो, चाहे ना किताब कभी पढ़ी हो ना फिल्म देखी हो, नाम सब ने सुना है। तो जेके राउलिंग ने इतना नाम तो ही कमाया कि उनके सामने जितने भी चैलेंजेस आए वो हार ही नहीं। तो आज उन्होंने अपनी ज़िंदगी के स्टार्स देखे, अपनी अचीवमेंट देखी। इसी जगह एक किताब मैंने पढ़ी थी जॉन स्टाइनबेक की, द ग्रेप्स ऑफ रॉथ। 1930 का एक समय आया था जब उसको ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, जब इकोनॉमिकली बड़ी दुनिया में हाहाकार हुई हुई थी। तो उस टाइम बहुत उस हार्डशिप में बहुत से लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट करा। उन्होंने देखा अगर मेरे पास कमाई नहीं है, मेरे पास थोड़ी सी रोटी है, कोई नहीं मेरे पास दो है, एक रोटी मैं शेयर कर देता हूँ। तो इस किताब में बताया कैसे बहुत ज़्यादा गरीबी, बहुत मुश्किल के इंसान कमा ही नहीं पा रहा है। अगर उस टाइम की कोई फिल्में, डॉक्यूमेंट्री भी आप देखते हो तो आप देखोगे रोज़ सुबह अच्छे से अच्छे घर का आदमी एक लंबी लाइन में खड़ा होता था, शायद इस फैक्ट्री में आज मुझे काम मिल जाए। और ये रोज़ लगना पड़ता था, कोई फैक्ट्री के पक्के वर्कर्स नहीं थे, उन्हें पता है कि इतने ज़्यादा वर्कर हैं, आज इतने आ गए, गेट बंद कर दिया, उनको रोज़ का पैसा दिया, दिहाड़ी दी, कल दोबारा गेट खुलेगा, जो आ गया ठीक है। इतने मुश्किल समय के अंदर भी लोगों ने एक दूसरे के साथ एक कम्युनिटी की फीलिंग, सॉलिडेरिटी की दिखाई। तो ये जो ह्यूमन कंपैशन, ये इकट्ठा मिलके जो ये रहे, एक यूनिटी, उन्होंने जो ज़िंदगी की डार्कनेस देखी उसके बावजूद वो शाइन करे और बाद में ओवरकम करके सब ने एक बहुत अच्छी कम्युनिटी की तरह जिए और आगे बढ़े। इसके अलावा हम हिस्ट्री से एग्जांपल ले आते हैं। मेरे को लगता है हिस्ट्री के हम एग्जांपल लेने चलें तो आराम से, चाहे 1000 छोड़ो 3000 वर्ड्स का एग्जांपल लिख सकता है इंसान। यहाँ पे मैं इंटरनेशनल एग्जांपल लाया क्योंकि मुझे पता है आप इंडियन एग्जांपल तो लिख ही दोगे, हमारे पास कमी नहीं है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स इतने महान रहे हैं। पर हम थोड़े इंटरनेशनल एग्जांपल भी देखें, मार्टिन लूथर किंग एक ब्लैक्स की, एक सिविल राइट्स की मूवमेंट के बहुत बड़े हेड रहे हैं। इन्होंने भी एक बात की थी जो मशहूर है, ओनली इन द डार्कनेस कैन यू सी दी स्टार्स। तो कैसे हमारा आज का टॉपिक भी होगा, तो इससे हमें समझ आता है, इस लाइन से इनकी ही शायद कोट लेके ये क्वेश्चन बना हो। तो सिविल राइट्स जो मूवमेंट थी एक बहुत डार्क मूवमेंट थी, इन्हें असैसिनेट भी कर दिया जाता है, बहुत वायलेंस ऑपरेशन हुआ था।
पर ये जो लड़ते रहे, इस वजह से आज ब्लैक्स को, जो लोग अफ्रीकन अमेरिकन हैं, उन्हें बहुत सारे राइट्स मिले हैं। एक इक्वालिटी का इन्होंने रास्ता, एक पाथ इन्होंने जो बिठाया, तो ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल देखे उसके बाद इतनी सक्सेस। और मेरे को लगता है हमें कहने की ज़रूरत नहीं, नेल्सन मंडेला इतने महान आदमी, कोई भी इंसान 27 साल जेल में नहीं निकाल सकता, पर ये बिना हारे 27 साल अपना स्ट्रगल थ्रू जेल इन्होंने करा है। और इन्होंने पूरा एक विजन रखी थी कैसे हम एक अपने देश को, साउथ अफ्रीका को, एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक नेशन बनाएंगे। तो ये बार बार ऐसे एग्जाम्पल हम अपने फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, नेहरू, मेरे ख्याल से 4 नाम भी कम पड़ जाते हैं, पर ये है जो रोल ऑफ द टंग पे आते हैं। इन सब लोगों ने ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें देखी, पर इन्होंने फिर अचीवमेंट भी पाई। तो हिस्ट्री में तो एग्जाम्पल्स की कमी नहीं, हमने लिटरेचर से भी लिए, हमने हिस्ट्री से भी लिए। यहाँ पे अगर आप पर्सनल ग्रोथ अगर अपने पर्सनल लेवल पे कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है एक ऐसे में। इससे आपकी उस टाइम अवेयरनेस दिखाता है कि ऐसे के अंदर इंडिविजुअल लेवल पे आपने भी बहुत चैलेंजेस देखे होंगे या देख रहे होंगे, और वो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर किसी को मतलब लॉस ऑफ अ लव्ड वन, आपका कोई बहुत ही चहीता आपके घर का पास का गया, वो नहीं रहा ज़िंदगी में, बहुत दुख होता है। या ज़िंदगी में बहुत सिग्निफिकेंट फेलियर आया हो, आज तक आप स्कूल में टॉप कर रहे थे, कॉलेज में टॉप कर रहे थे, आप पेपर देने गए, आपको लगा यहाँ पे टॉप करूँगा, वहाँ पे उल्टा आपसे कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाई, बहुत आपने फिर अगली बार फिर दिया, कई एग्ज़ाम दिए, कई लोग देखोगे आप 2 साल में 32 एग्ज़ाम दिए, कोई क्लियर नहीं हो रहा, पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक सिग्निफिकेंट फेलियर, एक इंटेंस स्ट्रेस का पीरियड भी आता है जो इंसान को बहुत मुश्किल दे सकता है। पर आपको समझना है, यही जो टाइम है ये आपकी इमोशनल डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाता है। यहाँ पे हम साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग का एग्जांपल लेते हैं। ये कहते हैं द प्रिविलेज ऑफ अ लाइफ टाइम, एक ज़िंदगी के अंदर क्या प्रिविलेज है, इज़ टू बिकम हु यू ट्रूली आर। आप सचमुच में कौन हो, अगर आप ज़िंदगी में ये बन गए, बहुत ज़्यादा एक ज़िंदगी की प्रिविलेज, ज़बरदस्त बात है ये। मतलब कहना क्या चाहता है, कौन बन गए आप, सच में कौन हो। हर एक इंसान का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, और वो पोटेंशियल तभी दिख सकता है जब उसको एक कोई चैलेंज मिले। कोई एक इंसान है, बच्चे को आप चैलेंज दो कि भाई तुम यहाँ से यहाँ 100 मीटर दौड़ के दिखाओ, फिर उसे चैलेंज दो इतने टाइम में, फिर वो अपने क्लासमेट्स के साथ दौड़ेगा। धीरे धीरे उस चैलेंज के जैसे रिफाइन होकर अपना पोटेंशियल देखा, क्या पता खा लो एक ओलंपिक विनर बने, इंडिया के लिए मेडल लेके आए। तो ये ज़िंदगी का एक तभी हो सकता है, आप अपने आप को तभी जान सकते हो आपके सामने चैलेंजेस हो। तो आपके सामने अगर इतने बड़े बड़े स्ट्रेस का टाइम चल रहा है, तो आप अपनी ये समझो, आप एक इमोशनल डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग ज़िंदगी के बारे में और अपने बारे में कर सकते हो। और ये जो आपकी एक तरह ये शैडो साइड है, तो डार्कर अनकॉन्शियस है, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ लेके आती है। और एक रेजिलियंस की, एक कोई भी लीडर हो जो आपने देखा होगा, एक बहुत रेजिलियंट मजबूत लीडर होता है। मजबूत लीडर तभी होता है कि उनके बहुत प्रॉब्लमें सही होंगी। इसके आगे चलते हैं। एक रिसर्च हुई थी पॉजिटिव साइकोलॉजी में, जिसमें यह निकल के आया था कि कोई भी इंसान जिसके सामने एक सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टी आती है और उसे ओवरकम करता है, मतलब सह जाता है और आगे बढ़ जाता है, उस इंसान की ग्रोथ, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ थी, कि ट्रॉमा की बात, और एक नॉर्मल इंसान की ग्रोथ में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। तो एक तरह से अगर चैलेंज आया और आप ओवरकम करते हो, आप अपने आप में ही बहुत लोगों से आगे हो गए। प्लस यहाँ पे हल्का सा एग्जांपल, मैंने विक्टर फ्रैंकल, इनकी एक किताब मैंने पढ़ी थी, मैंस सर्च फॉर मीनिंग। ये हॉलोकॉस्ट था, ये ज्यू थे, यहूदी थे, हिटलर के टाइम पे जिन बहुत सारे ज्यूज मारे गए, उनमें से एक ये सर्वाइवर थे। इन्होंने भी किताब लिखी जिसमें एक लाइन बड़ी प्यारी थी, व्हेन वी आर नो लॉन्गर एबल टू चेंज अ सिचुएशन, वी आर चैलेंज टू चेंज आवरसेल्फ। आप जब सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते हो, आप अपने आप को चेंज करते हो। आप अपने आप को जब चैलेंज महसूस करते हो, इंसान अपने आप को बहुत चेंज लेके आता है, और उसी चेंज से ही वो एक सक्सेस को पा सकता है, और कोई तरीका नहीं होता। अगर हम आगे को बढ़ें, लास्ट अपना कंक्लूड करते हुए, तो कंक्लूजन में हमने कुछ नहीं करना, तो पिछली सारी बात थी उसको एक शॉर्ट में लेके आते हुए, और थोड़ा सा अच्छा वोकेबलरी, ताकि ऐसा नहीं लगे हम वर्ड्स रिपीट कर रहे हैं उन्हीं वर्ड्स को। जैसे यहाँ पे हमने क्या एग्जांपल लिया, हमने वही वर्ड कर दिया, हम लिटरेचर, हिस्ट्री, अपनी पर्सनल ग्रोथ, वो सारे वर्ड एक एक में लिख दिए जो हमने पूरा पूरा एग्जांपल समझाया हुआ था। कि ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हुए हम एक दिखा रहे हैं कैसे इंसान एडवर्सिटी, मतलब मुश्किल को ओवरकम करके ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एज वी नेविगेट द इनएविटेबल,
इनएविटेबल मतलब जो होना ही होना है, ज़िंदगी में चैलेंजेस होने ही होने हैं, और इसको हम अगर नेविगेट करते हुए चलेंगे तो हम समझेंगे कि हाँ, कुछ डार्कनेस तो चाहिए थी स्टार्स देखने के लिए, सितारे देखने के लिए, और हम इसे पूरी खुली बाजुओं से इम्ब्रेस करें, लेके आएँ, ताकि हमारा रास्ता चमकता हुआ जाए। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। आप देख सकते हो ये फ़िलोसफिकल ऐसे, चाहे लाइन ऐसे लग रही है और सुनने में पहले कोई हमें याद भी ना आ रहा हो ये कैसे है, पढ़ने के बाद लगा कि इतना भी कुछ हाई लेवल ऐसे नहीं था और इतनी कुछ ज़रूरत भी नहीं थी। अब जैसे ही आगे कम से कम मैंने कहा आपसे 10 ऐसे करोगे, ऐसे कुछ एग्जाम्पल, ऐसे नेल्सन मंडेला, और हम एग्जाम्पल लेके आते रहेंगे। इन सब एग्जाम, राजा राम मोहन रॉय एक एग्जाम्पल लेके आते रहेंगे, तो आप देखोगे फिलोसफिकल ऐसे असल में बहुत इजी होता है लिखना। बस आप कुछ वोकेबलरी के अच्छे अक्षर और कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स जोड़ दो। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपके यूपीएससी सीएपीएफ में ही आया था, ई वेस्ट द डार्क साइड ऑफ द डिजिटल रेवोल्यूशन। इस टॉपिक से तो डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग तो आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कैसे? आपके जो मोबाइल इस्तेमाल करते हो आप, लैपटॉप्स इस्तेमाल करते हैं, अब ये इनकी लाइफ बहुत छोटी होती है। हर 2 साल में इंसान मोबाइल बदल लेता है, हर 4 से 4.5 साल में इंसान लैपटॉप भी बदलने को हो जाता है। तो ये एक डिजिटल रेवोल्यूशन तो हुई है। हमारी एजुकेशन में बहुत फ़र्क आ गया है। अब डिजिटल बोर्ड, स्कूलों में भी स्मार्ट बोर्ड्स मिल जाएंगे आपको। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट जाओगे आप, यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे, उल्टा जितने भी लोग आज तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर की, उनके पास कोई ना कोई एक लैपटॉप या कुछ मोबाइल है जिसके अंदर वो मॉक टेस्ट देते होंगे। तो एक डिजिटल रेवोल्यूशन आज एक ज़रूरत जो है, उसके एक डार्क साइड भी है। वो डार्क साइड क्या है? ये ई वेस्ट जो इकट्ठा होता जा रहा है और इसकी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। तो ये टॉपिक था, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, कि डिजिटल रेवोल्यूशन ने एक अनप्रेसिडेंटेड, कि इससे पहले इतनी बड़ी चेंज नहीं आई थी, हमारी ज़िंदगी बदल के रखती है। पर जो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल बून, कि हमें कितना अच्छी चीज़ मिली, एक वरदान बना, वो हमारे लिए एक बर्डन भी बन गया। हमारे लिए मतलब हमारे इन्वायरमेंट के लिए। यहाँ पे मैंने वही सारे वर्ड्स हाईलाइट कर दिए कि ई वेस्ट क्या होता है, मैं समझा दिया कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टीवी, और ये दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, इनका वेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो इस पहले तो हमने देखा कि अगर डार्क साइड है, तो हमने पहले समझाया कि डार्क साइड ये कैसे है, कि हमने समझा दी ये प्रॉब्लम है, हमें पहले साबित करना पड़ेगा ऐसे में कि ये एक डार्क साइड है, और फिर हमें साबित भी करना पड़ेगा हाँ ये बहुत बड़ी डिजिटल रेवोल्यूशन थी, और एंड में थोड़ा सोल्यूशन की तरफ देते हुए हम ऐसे ख़त्म करेंगे। तो प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड बढ़िया हमें एक ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 की रिपोर्ट से पता लगता है, जो कहती है 2030 तक 74 मिलियन मैट्रिक टन्स वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे डाटा पॉइंट्स अगर आपको कोई रिपोर्ट आती है, आप करंट अफेयर पढ़ते हो, आप साइड में ज़रूर लिख लिया करो। अलग इन्वायरमेंट के कुछ है, हर एक इन्वायरमेंट के पोल्यूशन के बारे में लिख लो। कहीं कोई डाटा आता है CO2 के बारे में, आप लिख लो। कहीं कोई वाटर पोल्यूशन के बारे में, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एक एक डाटा पॉइंट आप लिख लो। ऐसे करके 3 to 4 पेजेस तैयार होते हैं, और ये आपके ऐसे में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि फिलोसफिकल ऐसे में हमें डाटा की ज़रूरत नहीं, पर बाकी ऐसे में ये बहुत फ़र्क डाल देते हैं। यहाँ पे एक डाटा पॉइंट था ग्लोबल ईस्ट ई वेस्ट मॉनिटर का, मैंने मेंशन कर दिया। आगे कहता है ये क्यों रहा है इतना ज़्यादा वेस्ट? क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत आगे जा रही है। जो लाइफ स्पैन है इनकी बहुत कम हो गई, हमारे प्रोडक्ट की जल्दी एक्सपायर होते हैं। जो मैंने कहा 2-2 साल के हमारे फ़ोन हैं, 4-4 साल के ही लैपटॉप हैं। और कंज्यूमर की डिमांड भी बहुत बढ़ती जा रही है, अजीब अजीब बहुत सारे गैजेट्स के बारे में। चाहे वो गैजेट यूज़फुल है कि नहीं, आप, अब मैं किसी को ना गलत बोल रहा ना कुछ, आप यूट्यूब पे देखोगे आप, इतनी वीडियोस आ जाएंगी गैजेट्स के बारे में कि अंडर 500, अंडर 900 रुपीज़। अब वो यूट्यूबर तो अपनी बात दिखा रहा है, जो प्रोडक्ट है वो दिखा रहा है, वो खुद बना नहीं रहा, पर लोगों को ये चाहिए प्रोडक्ट, तभी तो प्रोड्यूस हो रहा है। तो कंज्यूमर भी बहुत सारा डिमांड कर रहा है गैजेट्स, चाहे वो इतने यूज़फुल हों कि नहीं हो। तो टेक्नोलॉजी बढ़ी, इधर से यूज़फुल यूज़र की तरफ से, कंज्यूमर की तरफ से डिमांड बढ़ी, और लाइफ स्पैन कम कर दी ताकि कंपनीज अपना प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकें। ये सब चीज़ों की वजह से हमने देखा कि हमने साबित कर दी ये बात कि क्यों इतना होगा। द शेयर वॉल्यूम, मतलब इतनी ज़्यादा जो वॉल्यूम है, ये पूरी दुनिया में प्रॉब्लम बन गई, किसी एक देश की नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं मोस्ट ऑफ दी वर्ल्ड के पास कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग कैसी होगी। डिस्पोजल इसका इनएडिक्वेट है या फिर एग्जिस्टेंट ही नहीं है। कहीं भी कचरा बस गिरना शुरू कर दिया और वही कूड़ेदान बन गया, और सारी मोहल्ले के लोग, सारे आपके डिस्ट्रिक्ट के लोग,
आसपास 10 गांव के लोग वहीं कूड़ा घेरते हैं, बस वहीं घेरने की एक जगह बन गई। तो इनएडिक्वेट या नॉन एग्जिस्टेंट डिस्पोजल है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, इसे रिसाइकल कैसे करेंगे। तो इस पढ़ते हैं, पहले सबसे पहले तो देखो इन्वायरमेंट पे फ़र्क पड़ेगा और आपकी डायरेक्ट हेल्थ पे, क्योंकि इनके अंदर बहुत तरह के मेटल्स होते हैं, लेड, मरकरी, कैडमियम। और आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, आपको पता होगा कि ये कहीं से भी हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। ये मटेरियल सॉइल के अंदर चले जाते हैं, ग्राउंड वाटर में घुस जाते हैं, वहाँ से थ्रू पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम, नदियों में चले जाते हैं। और फिर आप पानी पिएंगे, बहुत सारे लोग कुएं का पानी पीते हैं, और ये पानी जिसके अंदर ये मिक्स हो, वो बच्चे की पूरी डेवलपमेंट डिले हो जाती है या बिल्कुल ही स्टैग वो हो जाती है, रुक जाती है इंसान की, स्टंटेड ग्रोथ होती है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, दिमाग की डेवलपमेंट नहीं हो पाती। मरकरी अगर चला जाए तो डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पे अटैक करता, हो सकता है बच्चा पैरालाइज हो जाए। प्लस इसके अलावा जो हमारे कूड़ा लेने आते हैं लोग सुबह, वो इनफॉर्मल लेवल पे रिसाइकलिंग करते हैं। वो बाय हैंड हर एक चीज़ को डिसमेंटल करते हैं। वो बहुत, उनके पास कुछ होता है ना, वो ग्लव्स डालते हैं ना कुछ और कोई प्रोटेक्टिव गेयर, वो हाथ से ही सारा ये चीज़ें अलग अलग करते हैं। तो अलग अलग चीज़ें जो इतने हार्मफुल केमिकल डस्ट से वो डायरेक्ट एक्सपोज होते हैं, और उनके घर वाले फिर उनसे एक्सपोज होंगे। प्लस क्या करते हैं, जो चीज़ें बची फालतू, अगर आपने शायद कभी देखा हो, बहुत सारी कई बार इंसान वायर्स घेर देता है, तो उसके ऊपर जो रबड़ होती है वो ऐसा वेस्ट ही होती है, तो उसको डायरेक्ट आग लगा देते हैं ताकि उसके अंदर का जो मेटल वायर है वो निकल सके और उसको बेच के रद्दी में कुछ पैसा आए। तो ये जो बर्निंग होता है, ये इससे अलग एक टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते हैं, एयर पोल्यूशन बनता है, रेस्पिरेटरी। WHO की हमने यहाँ बात लिख दी, क्योंकि हेल्थ की मेन संस्था है ये वर्ल्ड लेवल पे, तो इसकी बात लिख दी है, क्योंकि चिल्ड्रन बहुत वर्क करते हैं और उन पे लॉन्ग टर्म डैमेज रहता है हेल्थ एंड डेवलपमेंट का। तो हमने पहले दिखाया कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कि उसकी जो डार्क साइड वाली बात थी। फिर हमने दिखाया उससे हमें इफ़ेक्ट कैसे होता है, कि डार्क साइड तो हो गई, तो कैसे है वो, किस कोई इफ़ेक्ट भी तो होना चाहिए। तो हमने इन्वायरमेंट और हेल्थ दिखा दी। इसके बाद हम साबित कर रहे हैं कि ये डार्क सिर्फ इतना ही नहीं है कि एक ई वेस्ट इकट्ठा होता जा रहा है, कंपनियां ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं। ये डार्क एक डीपर लेवल पे है। इस पे कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं कि बहुत सारे जो डेवलप्ड देश हैं उनके खुद के लॉज तो बहुत स्ट्रिक्ट है इन्वायरमेंट की, कि ये रिसाइकलिंग ऐसे होगी, इस मेटल की ऐसे होगी, इतने दिनों में होगी, इस तरीके से होगी, इतनी महंगी मशीनरी से होगी। तो वो सस्ता काम करते हैं, वो अपना सारा वेस्ट एक शिप पे डालते हैं और वो कहते हैं एक डेवलपिंग कंट्री को एक्सपोर्ट कर देते हैं, कहते हैं ये लो तुम पैसे ले लो और ये वेस्ट ले लो मेरी जगह। अब नॉर्मली आप कभी दुकान जाते होगे, आप पैसे दे के सामान लेते होगे या पैसे दे के वेस्ट लिया जा रहा है, क्योंकि वो जितना पैसा इन डेवलपिंग देशों को बेचने में लगता है उससे काफ़ी ज़्यादा 10-10 गुना ज़्यादा इनको खुद रिसाइकलिंग में लगेगा, तो खुद की सिरदर्दी किसी और पर डाल देने। ये बेसल एक्शन नेटवर्क है, ये इन्वायरमेंटल वॉचडॉग है। इसने कई ऐसे केसेस देखे हैं कि ऐसा इलीगली शिप करा जाता है वेल्दी नेशन से घाना, नाइजीरिया और इंडिया के तरफ भी। अभी इंडिया के लॉज थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं और ऐसा होना इंडिया में काफ़ी रेयर हो गया है, पर घाना, नाइजीरिया में आज भी ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक मेरे पास स्पेसिफिक एग्जांपल मैंने कहीं पढ़ा था घाना के स्लम एरिया का, तो इसकी डॉक्यूमेंट्री भी मैंने देखी थी यूट्यूब पे, कि एक बहुत घाना में ऐसी जगह बन गई है जहाँ लोगों का लाइवलीहुड ही है कि ट्रक आते हैं, कूड़ा घेरते हैं, ये लोग रिसाइकल करते हैं, थोड़ा सा बीच में से अपना सामान काम का निकला रिपेयरिंग के लिए, ठीक है, बस इनकी लाइवलीहुड ये ई वेस्ट स्कैवेंजिंग है। क्योंकि रिसाइकलिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बस स्कैवेंज किया, कूड़ा घेर दिया, हमारे हमारे घर के सामने घेर दिया करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा चल रहा है इस स्लम एरिया के अंदर, जिस वजह से उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ डार्कर ई वेस्ट लेवल पे नहीं है, ये इस लेवल पे भी डार्कर है। तो हम कर क्या सकते हैं, पहली बात तो हम कानून बनाएं, लेजिस्लेटिव, प्लस कंपनी के साइड से भी कुछ रिस्पॉन्सिव होने चाहिए। यहाँ पे ये न्यूज़ बहुत मशहूर हुई थी कि यूरोपियन यूनियन ने एक लॉ पास करा था, WEEE, वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। ये एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है जिसके अंदर उन्होंने बहुत स्पेसिफिक तरीके से बताया है कैसे ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है इसे कलेक्ट किया जाएगा, इसे ट्रीट किया जाएगा, इसे रिसाइकल किया जाएगा। इसके अलावा एक कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस कंसेप्ट पे ही कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि 2018 या 19 में इसके थोड़े रूल्स रेगुलेशन भी चेंज हुए थे। ये सिंपली कहता क्या है कि अगर कोई प्रोड्यूसर है, मान लो एक कंपनी है A, वो कुछ मोबाइल्स बनाती है,
वो मोबाइल जब बेच दिया तो उसको ये नहीं कि बस मैंने बेच दिया मेरा काम ख़त्म। उसको ये पता होना चाहिए कि अगर तुमने 2 साल की लाइफ का बनाया तो वो 2 साल ही चलेगा। तो तुम्हारी एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब वो बंदा उसका इस्तेमाल वाला उसको गेरे उसको बेचे तो तुम अपने फ़ोन को वापस कलेक्ट करो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसे रिसाइकल करो। हम कंज्यूमर पे नहीं छोड़ेंगे, हम तुम पे डालेंगे, तुम प्रोड्यूसर हो, तुमने ही जानबूझ के 2-2 साल के बनाए हुए हैं। तो इस वजह से कि एक तो प्रोड्यूसर लॉन्गर लाइफ स्पैन के बनाएगा कि भाई उसे भाई रिसाइकल करने की इतनी सरदर्दी ना हो। प्लस अगर रिसाइकल की सरदर्दी है कि उसको इतना ही पैसा कमाना है तो भाई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार रखे। आजकल भी वैसे भी लोगों ने आप देखा होगा कि आप फ़ोन को क्या करते हो, आप फेंकते नहीं हो, आप जाके पुराना फ़ोन बेच देते हो जितने में भी बिके, और नया फ़ोन ले लेते हो। वो पुराने फ़ोन को करते क्या है, अगर वो बेचने लायक है तो बेच देंगे, नहीं तो वो वापस मेन कंपनी के पास जाना शुरू हो गया। कुछ कंपनी उसमें शुरू हो गया, कुछ कंपनी से भी ईपीआर प्रॉपर फॉलो नहीं करा। यहाँ पे 2 एग्जांपल मिले हैं जो ईपीआर के बहुत मशहूर हैं, एप्पल एंड डेल। एप्पल ने एक रोबोट बनाया अपना डेज़ी नाम का, जो आईफोन्स 200 डिवाइसेस पर आवर इसे डिसअसेंबल कर लेता है और उसमें से काम की बातें निकाल लेता है, बाकी को हम रिसाइकल कर देते हैं। तो एप्पल वालों ने तो ऐसा बनाया है। डेल वालों ने भी अपना एक क्लोज्ड लूप रिसाइकलिंग प्रोग्राम बनाया कि जितना भी हमारा डेल का सामान आएगा हम उसे तो अपना रिसाइकल कर लेंगे। तो ये दुनिया में 2 मशहूर हैं जो ईपीआर को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं कि ये प्रोड्यूसर है, पर उसके अलावा एंड में जब डिवाइस वापस आएगा उसे रिसाइकल करने की एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो हम कानून लेके आ सकते हैं और इस ईपीआर को और एक्सटेंड कर सकते हैं लोगों तक। प्लस यहाँ पे लोगों के बिहेवियर में भी समझने की ज़रूरत है। अगर हम लोगों को अवेयर कराएं कि क्या रेमिफिकेशंस है, कि अगर आप इतना सामान ले रहे हो आप ऐसे फेंक देते हो, कितना इन्वायरमेंट और हेल्थ का नुकसान है, तो अगर हम कुछ नहीं तो 10% लोगों में तो चेंज आएगा। प्लस हमें एक कल्चर बनाने की ज़रूरत है जिस कल्चर कहते हैं कल्चर ऑफ डिजिटल मिनिमलिज्म, कि भाई मिनिमलिस्टिक सामान लो, जितना ज़रूरत है उतने का। आपने देखा होगा आपके पास मोबाइल होगा, अगर आपको लगता है उस मोबाइल में कवर की ज़रूरत है पीछे तो आप लो, पर लोगों ने 8-8 10-10 कवर ले रखे होंगे कि चेंज कर करके डालेंगे जी, सुंदर लगेगा मोबाइल। ये तो ज़बरदस्त एक पोल्यूशन क्रिएट करने का हो गया ना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो रहा, वो एक रबड़ वेस्ट इकट्ठा हो रहा है। तो हमें समझना होगा यहाँ पे डिजिटल लेवल पे भी 2-2 3-3 फ़ोन रखने कोई इसका मतलब नहीं है। एक शो ऑफ के लिए आप एक बहुत बड़ी आप पोल्यूशन इकट्ठा कर रहे हो और आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अगर हम लोगों में बनाएं कल्चर ऑफ डिजिटल मिनिमलिज्म, जहाँ कंज्यूमर जो असेंशियल टेक्नोलॉजीज है, बेकार के गैजेट्स नहीं ले रहा, ना ही कोई बेकार की अपग्रेड्स ले रहा है, रजिस्ट कर रहा है हर तरह की ये जो एल्योर जो खिंचावट है इस अपग्रेड्स की, तो इंसान बहुत अच्छा हो सकता है। प्लस यहाँ पे कुछ राइट टू रिपेयर मूवमेंट मैंने अंडरलाइन करा है। ये राइट टू रिपेयर मूवमेंट यूरोप में चली थी, जहाँ की बहुत लोगों ने देखा। इंडिया में हम क्या होता है, हमारा ख़राब होता है, हमारे पास बहुत दुकानें हैं रिपेयर कराने की। यूरोप में बहुत प्रॉब्लम थी, अगर मोबाइल गया तो आप मेन एजेंसी के पास ही जाओगे और वो बहुत पैसे लेती थी। तो लोगों ने चलाया कि राइट टू रिपेयर मूवमेंट होना चाहिए, आप उसके साथ थोड़ा सा मैनुअल भेजो और आप इस तरह से मोबाइल बनाओ कि उसका कम से कम कुछ रिपेयर तो हम खुद कर सकें। कि हमें पता हो कि अगर अच्छा कैमरा ख़राब हुआ है, एक किसी दुकान से कैमरा लाए, मोबाइल के 2 नट खोले और कैमरा लगा दिया। उसकी थोड़ी सी स्क्रीन ख़राब हुई, आप निकाल ऐसी बनाओ ना कि आराम से निकल जाए और लग जाए। कुछ बहुत अंदर मैकेनिक्स उसके ख़राब हो गए हैं तो समझ आ रहा है, कुछ बैटरी उसकी फूल गई है, नई बैटरी लेनी पड़ेगी। कुछ छोटी छोटी चीज़ें तो हम खुद कर सकें कि आप मेन एजेंसी लूट रहे हैं। और प्लस राइट टू रिपेयर से क्या होगा, आप छोटी मोटी रिपेयर से उसकी लाइफ स्पैन भी लंबी कर लोगे। तो ऐसे इनिशिएटिव्स अगर वर्ल्ड ओवर चलें, डिजिटल मिनिमलिज्म चलें, बिहेवियर, तो भी बहुत एक हेल्पफुल सोल्यूशन आता है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, क्यों ना टेक्नोलॉजी खुद से हम हेल्प ले लें, क्यों ना हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स की हेल्प लें जो कि रिसाइकलिंग प्रोसेस को, ई रिसाइकलिंग प्रोसेस को खुद ऑटोमेट कर दे, एक और अच्छे तरीके से दे, या हमें बताए कि मोस्ट एफिशिएंट वे क्या हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही क्यों ना टेक्नोलॉजी की रिसाइकलिंग बढ़िया समझी जाए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लें जिससे हमें एक पता होगा अच्छे से कि ट्रांसपेरेंसी होगी कि कौन सी कंट्री कितना रिसाइकल कर रही है, कौन सी कंपनीज उनके अंदर रिसाइकल कर रही है। क्योंकि आजकल हम इन्वायरमेंटली अवेयर होते जा रहे हैं तो ऐसी ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़रूरत हो गई है। लास्ट में इसको सिंपली कंक्लूड करते हैं। एक ये थोड़े अच्छे मेरे को वर्ड्स लगे थे तो मैंने इन्हें हाईलाइट कर दिया। एक एपिटोमाइज बाय द बर्जूनिंग ऑफ ई वेस्ट क्राइसिस। इसका कुछ मतलब नहीं कि ई वेस्ट तो है और एक तरह से क्राइसिस तो बन गया है।
बर्ज्यूनिंग का मतलब होता है कि बढ़ता हुआ, कि ई वेस्ट बहुत बढ़ता जा रहा है। और एपिटोमाइज़ की एक तरह हमने कर दे कि हाँ जी हाँ जी ये तो बहुत टॉप पे, कि हाँ जी मोबाइल तो लेना ही है, डेटा लेना है, कोई नहीं, ये जो बढ़ता जा रहा है और इस हम समझे कि ये एक हमारे लिए बर्डन है, ना कि कोई अच्छी बात। तो हमें समझे कि अर्जेंट लेवल पे हमें काम करना है, लेजिस्लेटिव वर्क करना है, हमें पॉलिसी करना है, लोगों के बिहेवियर में चेंज करना है, कंपनी साइड से हेल्प चाहिए, और थोड़ा टेक्नोलॉजी की खुद मदद ले लें। ये सारी चीज़ें करके कि अगर डिजिटल इकॉनमी तो हमने बनना है, पर एक सस्टेनेबल डिजिटल इकॉनमी बने। बाकी आपको पता ही है, रीयूज़ रीसाइकल वाली लाइन होती है हमारी, वो सिंपली मेंशन करके आप इसे ख़त्म कर सकते हैं। हम अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, राइजिंग प्रॉब्लम ऑफ एनपीएस, चैलेंजेस एंड द सॉल्यूशन। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं। नहीं है तो सिंपली समझ लीजिए, बैंक लोन देता है किसी एक कंपनी को, और कंपनी किसी वजह से लोन नहीं दे पाती है, तो कंपनी का दिवालिया निकल गया है या वो जानबूझ के नहीं दे रही, जो भी है वो बैंक का नुकसान हो गया। वो बैंक का एसेट था, वो जो लोन दिया बैंक ने वो अब परफॉर्म नहीं करा, तो बैंक की एक लाइबिलिटी बन गई, बैंक की सरदर्दी की, हमने 100 करोड़ का लोन दिया, हमारा डूब गया। तो बैंक उसे एसेट मान रहा था और उसने परफॉर्म नहीं करा मतलब उसने दिया, उस पर इंटरेस्ट कमाता। तो ये बहुत बड़ी एक बैंकिंग क्राइसिस बन गया कि बहुत लोन जो दे रहे हैं वो डूबते जा रहे हैं, तो उनको हम एनपीएस कह रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम बढ़ गई है, इसके चैलेंजेस अच्छे समझे, उसका सोल्यूशन बहुत ही ईजी टॉपिक है। यहाँ पे हमने सिंपली मेंशन कर दिया, उसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट होती क्या है, यही कि अगर किसी बैंक ने लोन दिया है और वो 90 दिन तक उसकी जो भी ड्यू डेट थी वापस करने की नहीं आता, 90 डेज तक अगर वो नहीं आता है, उसे फिर हम एनपीए कह देते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका है, कि ये तो पैसा गया। इसके चैलेंजेस के बारे में आरबीआई की बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मैंने 2023 की मेंशन करी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जहाँ पे वो एनपीए के बारे में बता रहा है कि सबसे पहले तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक में ज़्यादा प्रॉब्लम है, सरकारी बैंक के ज़्यादा पैसे डूबे हैं प्राइवेट बैंक के मुकाबले में। और इस पैसे डूबने की वजह से बैंक का खुद का प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट प्लस उसका जो कैपिटल बेस था, उसके पास जो पूंजी थी वो सारी गई। अगर वो नहीं बचेगी तो आपको जो नॉर्मल लोग हैं जिन्होंने सेविंग्स करी हैं, एफडी करी हैं, उनको पैसा कैसे वापस करेगा। तो उसका खुद का कैपिटल बेस चला गया है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी चली गई है, प्लस इकोनॉमिक कोई प्रॉब्लम आ जाए देश में, उसको ज़्यादा वनरेबल है कि देश में कोई बहुत अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम आ गई, देश ने सोचा मैं बैंक्स पर डिपेंड करती हूँ, वहाँ बैंक्स का खुद का दिवालिया निकलने वाला है कि उसके सारे लोन डूब गए हैं। तो ये एनपीए से 3 लेवल पे अफेक्ट करता है बैंक की खुद की प्रॉफिट ख़त्म करके, उसका कैपिटल बेस ख़त्म करके, उसकी इकोनॉमिक शॉक में उसको वनरेबल बना के। एनपीए के ये जो कॉजेज़ हैं इन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस के लेवल पे हैं कि भाई क्यों ही बैंक का पैसा डूबेगा। हो सकता है दुनिया हमारा देश ही स्लो ग्रोथ हो रहा हो। मान लीजिए किसी कंपनी ने 100 करोड़ का लोन लिया हुआ है और वो हमारा देश में अभी ग्रोथ नहीं हो रही, कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, तो कंपनी बंद हो गई, स्टील सेक्टर, टेक्सटाइल सब बंद हो गया। तो ये बंद हो गया तो कंपनी का नुकसान हो गया और इस वजह से वो चुका नहीं पाए, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से नहीं ना चुका पाए, इस वजह से पैसा डूबेगा। या फिर वो ऐसे लोगों को ही क्रेडिट दे देते हैं, ऐसे लोगों को लोन पास कर देते हैं जिनका पीछे बैकग्राउंड देखा ही नहीं कि ये तो पहले भी डिफ़ॉल्टर रहे हैं, ये वापस नहीं दे सकते। या कुछ ऐसे लोग कई बार बैंक को मिल जाते हैं जो जानबूझ के पैसा नहीं देना चाहते, आपको एग्जांपल पता ही है, कुछ लोग ऐसा पैसा लेके बाहर भी जा चुके हैं, देश से बाहर दौड़ चुके हैं। तो या तो देश की ग्रोथ नहीं हो रही, या किसी को भी लोन पास कर दिए बिना चेक करे उसका बैकग्राउंड, या विलफुल डिफ़ॉल्टर है, या कभी कभार ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी के अंडर नहीं होते, नेचुरल डिज़ास्टर जैसे फैक्टर आ जाती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत चेंज हो जाती है। अगर किसी कंपनी ने कंपनी खोल लिया और वहाँ पे साइक्लोन आ जाता है, उसकी तबाह हो जाती है ब्रांच, तो वो पैसा कैसे देगा। तो ये फैक्टर्स किसी के भी कंट्रोल में होते हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। यही सिंपल 3-4 कारण की वजह से बैंक का पैसा डूबेगा, तो ये कॉमन सेंस के लेवल पे ना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर बैंक ने क्या करा, सबसे पहले तो 2015 में AQR आया, एसेट क्वालिटी रिव्यू, की हमने आइडेंटिफाई करना शुरू करा अभी कहाँ कहाँ स्ट्रेस है, कौन सा पैसा डूब रहा है, कौन से बैंक में ज़्यादा कहाँ है, कम कहाँ है, किस सेक्टर में, कि अच्छा स्टील सेक्टर में ज़्यादा डूब रहा है, टेक्सटाइल में नहीं डूब रहा है, ये सारी चीज़ें चेक करी। और ये चेक करने के बाद 2016 में हम IBC ले आई, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी, कि जिन्होंने कह दिया कि हमसे पैसा नहीं चुकाया जाएगा, हम दिवालिया घोषित करते हैं कंपनीज।
तो उन कंपनी से कुछ तो निकाला जाए ना वापस पैसा, उनके एसेट्स बेचेंगे, उनके जो भी फर्नीचर होगा हम वो बेचा जाएगा, उनकी कंपनी बिल्डिंग बेची जाएगी, उनके पर्सनल एसेट भी बेचे जा सकते हैं। तो आईबी से एक बहुत ज़बरदस्त कोड आया था, इसकी वजह से ही हमने डाटा मेंशन करा कि 2022 में 2.5 ट्रिलियंस के बैड लोन्स रिकवर हुए थे। ये चलते चलते हमने देखा आईबीसी हमें रिकवर की तो हेल्प कर रहा है, पर जो बहुत बड़े लेवल पे एनपीए हैं, बहुत बड़े बड़े लोन डूब गए हैं, वो नहीं रिकवर हो पा रहे। उसके लिए हम 2021 में बैड बैंक्स लेके आए, हमने कि बनाया NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो आप सिंपली याद रखते हो, छोटे लेवल के जो लोन थे उनको रिकवर आईबीसी ने करा दिया, और जो बहुत बड़े बड़े थे बैंक की बैलेंस शीट में, उनके लिए बैड बैंक्स आ गए। फिर हमने कह रहा स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस ले आई आरबीआई, बहुत ही सख्त गाइडलाइंस ले आया कि लोन कैसे देना है कैसे नहीं, ट्रांसपेरेंसी रखो, अगर डूब गया तो बताओ बैलेंस शीट में कितना डूबा है, कई बैंक छुपाते थे अपनी ये बात। लास्टली हमने करा कि सब करने के बावजूद भी जो बैंक का ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो 2017 से 21 में 3.15 ट्रिलियंस का पैसा गवर्नमेंट की साइड से ही खुद बैंकों में वापस डाला गया कि कोई नहीं, हम तुम्हें इन्फ्यूज़ करते हैं कि जो नुकसान हो गया अब आगे से सही रखो, अब ये तो है नहीं, अब बैंक पर बात करवा लेंगे अपने। तो पहले आइडेंटिफाई करा, फिर 2 कानून आए कि कुछ रिकवरी तो हो, और आगे के लिए फ्यूचर के लिए गाइडलाइंस लिख दी, प्लस थोड़ी हेल्प कर दी पैसे दे के। इस तरीके से हमने हैंडल करी अपनी एनपीए की प्रॉब्लम। एक एनपीए सुनते ये एग्जांपल आपने बिल्कुल रट्टा मार लेना, याद रखना है एसआर स्टील केस का, बहुत ज़बरदस्त केस था। ये जो पैसा डूबा था और इसको फिर हमने आईबीसी की हेल्प से जो रिकवर करा, तो हमने कुछ छोटी मोटी नहीं, 42,000 करोड़ रुपीज़ हमने रिकवर करे थे। तो ये आईबीसी का सबसे मेन एग्जांपल रहता है कि इतना बड़ा पैसा इन्होंने रिकवर करके दिया। और उदय कोटक ने भी ये कहा था उस टाइम, दी आईबीसी हैज़ बीन अ गेम चेंजर इन ड्रेसिंग द एनपीए, इट हैज़ इंस्टिल्ड अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कि बोरोअर्स में भी समझ आ गया कि भाई पैसा ढंग से लें, कि दिवालिया घोषित हो गया बच जाएंगे, ऐसे नहीं, रिकवरी तब भी करी जाएगी। लास्ट में हम सिंपली कंक्लूड करते हैं कि भाई हमने क्या क्या चीज़ें करनी है एनपीए के लिए। हम रेगुलेशन और सुपरविजन अच्छा करें जो आरबीआई करेगा, गवर्नमेंट की साइड से हम लीगल फ्रेमवर्क कर लें, और यहाँ गवर्नर में शक्तिकांता दास जी की बात लिखता हूँ कि हेल्थ ऑफ द बैंकिंग सेक्टर इज़ क्रूशियल फॉर सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हमारा देश ग्रो ही तो होगा कि उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रेजिलियंट बैंकिंग सेक्टर हो, और उस सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर एनपीए है, हम उसे रिजॉल्व करें ताकि हमारा ये गोल अचीव हो सके। इसी के साथ हम आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगली अगर कोई सजेशन है आप प्लीज़ सजेशन करिए, कोई मिस्टेक हुई तो मेरे को प्लीज़ हम्बली कमेंट बॉक्स में बता देना। ये 3 हमारे आज के टॉपिक थे, हम कोशिश करेंगे हम रेगुलर रहें, 3 टॉपिक अगली बार ले आएंगे। थैंक यू।